हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट। आज हम हमारे सीएमए फाइनल का जो एसएफएम का पेपर हुआ था, जो अभी कल परसों ही दिसंबर 2023 का एसएफएम का जो पेपर हुआ था, उसके हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो आपका सीएमए फाइनल का स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर हुआ हाल फिलहाल दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था, उसका न्यू सिलेबस के हम जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम प्रॉपर डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत उससे आपके मार्क्स को एस्टिमेट करने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अ प्रोजेक्ट ऑफ रॉबिन लिमिटेड हैज़ अ एनपीवी, बेस केस एनपीवी है 1.5 लाख 1,50,000 और लिखा है प्रोजेक्ट का एक साइड इफेक्ट है कि उसको बोरोइंग करना पड़ेगा 5 लाख का। तो 5 लाख की आपकी बोरोइंग्स हो गई। 10% आपका बोरोइंग का इंटरेस्ट रेट है और आपका टैक्स सेविंग है, टैक्स का रेट है 35%। आपको निकालना है एडजस्टेड एनपीवी। तो इस क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड एनपीवी निकालना है। तो दोस्तों, एडजस्टेड एनपीवी का फॉर्मूला होता है, एडजस्टेड एनपीवी का फॉर्मूला होता है जो आपका बेस केस एनपीवी है प्लस टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। यह है आपका एडजस्टेड एनपीवी का फॉर्मूला। जो हम नॉर्मल जो बेस एनपीवी निकालते हैं उसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने जो भी फिनेंस किया है वो पूरा इक्विटी से फिनेंस हुआ है, लेकिन एडजस्टेड एनपीवी में इक्विटी डेब्ट दोनों हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेस एनपीवी में जो भी डेब्ट का इंटरेस्ट का जो टैक्स सेविंग है उसे ऐड कर देते हैं, तो आ जाता है एडजस्टेड एनपीवी। ओके, तो आ जाओ। तो यहाँ पे आपका बेस एनपीवी है 1,50,000, 1,50,000 आपका बेस एनपीवी है, प्लस आपने 5 लाख का डेप्ट पोर्शन है, 5 लाख का आपने कहीं से डेप्ट उठाया है, तो उसका इंटरेस्ट का हम टैक्स सेविंग लेंगे। 5 लाख का आपका डेप्ट है, उसके इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग को हम ऐड कर देंगे। तो 5 लाख का 10% होता है 50,000 आपका इंटरेस्ट है। 5 लाख का 10% आपका 50,000 इंटरेस्ट है। और क्योंकि ये परपेचुअल है, परपेचुअल मतलब ये इन्फिनाइट ईयर्स तक जाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर से जो कि 0.10 है। और इसका अपने को टैक्स सेविंग चाहिए, तो इसका टैक्स सेविंग इसका 35%। इसका हमें टैक्स सेविंग चाहिए, तो टैक्स सेविंग हो जाएगा 35%। तो बेटा, एडजस्टेड एनपीवी का फॉर्मूला हो गया बेस केस एनपीवी प्लस इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग। बेस एनपीवी है आपका 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट है आपका 5 लाख का 10% 50,000। क्योंकि वो इन्फिनाइट ईयर्स तक जा रहा है तो डिवाइडेड बाय उसको हम आई कर देंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। और उसका हमें टैक्स सेविंग चाहिए, तो उसका 35%। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए आपका 1,50,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 35%, 1,75,000। तो 50,000 प्लस 1,75,000 इस 3,25,000। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 3,25,000। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 3,25,000। सर कैसे आया, एक बार और सुन लो। एडजस्टेड एनपीवी का फॉर्मूला है बेस एनपीवी प्लस इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग। बेस एनपीवी है 1,50,000, इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग है आपका 5 लाख का 10% इंटरेस्ट है 50,000, इन्फिनाइट ईयर से डिवाइड बाय 0.1 कर दिए। उसका टैक्स सेविंग चाहिए, तो उसका 35% ऐड करके आ गया 3,25,000। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको निकालना था मार्केट प्राइस पर शेयर। तो हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल लेंगे यूजिंग दैट गॉर्डन्स फॉर्मूला D1/KE-G। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एबॉन लिमिटेड का ईपीएस है 15 रुपये, ग्रोथ रेट है 5%। द अर्निंग ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू स्टे एट दिस लेवल इन द नियर फ्यूचर। पे आउट रेशियो है 50%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%। आपको निकालना है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर 3 ईयर्स। आपको शेयर का मार्केट प्राइस निकालना है 3 साल बाद। तो आ जाओ, शेयर का मार्केट प्राइस निकालना है। तो कोई भी शेयर का मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है गॉर्डन मॉडल से, अपन यूज़ कर लेते हैं। गॉर्डन मॉडल से मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला है D1/KE-G। गॉर्डन मॉडल से मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला है D1/KE-G। तो पहले हम D1 निकाल लेते हैं। आपको दिया है क्वेश्चन में कि आपका ईपीएस है 15 रुपीज़ और आपका पे आउट रेशो है 50%। तो अर्निंग पर शेयर है 15, पे आउट रेशो 50% है, इसमें 15 का 50% आप डिविडेंड दे रहे होगे। तो 15 का 50% आप डिविडेंड दे रहे हो, तो 15 का 50% होता है 7.5।
7.5 आप डिविडेंड दे रहे हो, तो D1 होता है उसमें हम ग्रोथ रेट ऐड कर देंगे, तो 7.5 में हम ग्रोथ रेट ऐड कर देंगे तो इंटू 1.05, ये आपका आ गया D1 करंट ईयर का डिविडेंड, D1 करंट ईयर का डिविडेंड। लेकिन आपको पूछा है मार्केट प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स, आपको पूछा है मार्केट प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स, तो इसमें हम 3 साल का और ग्रोथ रेट ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पूछा है मार्केट प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स, तो इसमें हम 3 साल का और ग्रोथ रेट ऐड कर देते हैं, तो इसमें इंटू और हम कर देते हैं 1.05 का पावर 3, ये हो गया आपका न्यूमरेटर अपॉन के ई माइनस जी, के ई मीन्स डिस्काउंटिंग फैक्टर है आपका 0.15, के ई माइनस जी, जी आपका ग्रोथ रेट है 0.05, जी आपका ग्रोथ रेट है 0.05, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। 7.5 इंटू 1.05 इंटू डिवाइडेड बाय 0.1 इज 91.96, इसको सॉल्व करो, 91.16 आना चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। एक बार और सुन लो, आपको अर्निंग पर शेयर दिया है 15 रुपीज़, आपका जो पे आउट रेशियो है 50% है, तो 15 का 50% आपका D0 हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा 7.5, हमें चाहिए D1 हो जाएगा 7.5 में हम ग्रोथ रेट ऐड कर देंगे, तो 7.5 में ग्रोथ रेट ऐड कर दिए, D1 हो गया। और आपको पूछा है मार्केट प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स मतलब 3 साल का ग्रोथ रेट और ऐड करना है, तो 3 साल का ग्रोथ रेट और ऐड कर दिए 1.05 का पावर 3 अपॉन के ई माइनस जी, के ई आपका 0.15% है, जी ग्रोथ रेट 0.05 है, सॉल्व करके 91.16 आ गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम अ पोर्टफोलियो इज 16% एंड इज वेरियंस ऑफ रिटर्न, वेरियंस मीन्स होता है स्टैंडर्ड डिविजन का स्क्वायर, वेरियंस मीन्स स्टैंडर्ड डिविजन का स्क्वायर गिवन है 285% एंड इन्वेस्टर टॉलरेंस इज 60, आपका टॉलरेंस बैंड है 60%। रिस्क पेनल्टी, आपको रिस्क पेनल्टी फाइंड करनी है, रिस्क पेनल्टी का फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में गिवन है, स्टडी मैट का ही ये क्वेश्चन है, रिस्क पेनल्टी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिस्क टॉलरेंस, रिस्क पेनल्टी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिस्क टॉलरेंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है 285 डिवाइडेड बाय रिस्क टॉलरेंस इज 60, 285 डिवाइडेड बाय 60 इज द करेक्ट आंसर, 285 डिवाइडेड बाय 60 4.75, इसका राइट आंसर है 4.75 ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है 4.75 ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका म्यूचुअल फंड का एग्जाम में पूछा गया था, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू अ म्यूचुअल फंड स्कीम, आपको दिया है कि एक म्यूचुअल फंड है, उसने 2 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड ने 2 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, एक आईटी सेक्टर में और एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, दोनों का इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिया है और दोनों का इंडेक्सेशन दिया है, आज की वैल्यू निकालने के लिए, करंट वैल्यू निकालने के लिए इंडेक्स दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं आउटस्टैंडिंग 1.25, आपको निकालना है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, तो नेट एसेट वैल्यू का फॉर्मूला होता है टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नेट एसेट वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, टोटल एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपके एसेट क्वेश्चन में दिए हैं कि आपके 2 इन्वेस्टमेंट हैं, तो वो दोनों इन्वेस्टमेंट के हम निकाल लेते हैं करंट वैल्यू, उसको हम डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो दोनों इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू निकाल के डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट कर लेते हैं, तो दोनों इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहला वाला इन्वेस्टमेंट है 28 इंटू न्यूमरेटर में करंट ईयर का इंडेक्स अपॉन डिनोमिनेटर में परचेज डेट का इंडेक्स, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 47.2, नेक्स्ट है 15 इंटू 2475 डिवाइडेड बाय 1375, इसको सॉल्व करके आना चाहिए 27, ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करके आएगा 74.2, तो 74.2 को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो 74.2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स है 1.25, यू विल गेट द करेक्ट आंसर एज 59.36, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 59.36, करेक्ट। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आपको क्वेश्चन में गिवन था कि म्यूचुअल फंड ने 2 जगह इन्वेस्टमेंट किया है, एक आईटी में और एक इंफ्रास्ट्रक्चर में,
दोनों की परचेज डेट की वैल्यू दी हुई है और हमें आज की वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो हम जैसे इनकम टैक्स में कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन करते हैं वैसे हमने इंडेक्सेशन किया, इंडेक्सेशन करके हमने दोनों की आज की वैल्यू निकाल ली और आज की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया तो आ गया 74.2। 74.2 आ गई उसकी नेट एसेट वैल्यू, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट कर दिए तो आ गया नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 59.36। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरी क्वेश्चन था, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस करके एक चैप्टर है, वहाँ से पूछा गया था। तो आपके बुक में स्टडी मेट में एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस करके एक चैप्टर दिया गया है, वहाँ से थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया था। इफ़ द डायरेक्टर ऑफ कॉम्टेक लिमिटेड who has access to inside information is unable to use this information to make supernormal profit, it is a sign of। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। लिखा है कि डायरेक्टर को पूरा इनसाइड नॉलेज है फिर भी वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। डायरेक्टर्स को पूरा नॉलेज है, पूरा इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, इनसाइडर ट्रेडिंग भी वो कर पा रहा है, लेकिन वो फिर भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। तो इसका साइन क्या है, ये क्या किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इसका एग्जाम्पल है, आंसर है स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ओके, ये क्वेश्चन में बुक में थ्योरी में ये गिवन है पॉइंट। नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इयान लिमिटेड हैज़ अ बीटा गिवन है 0.8 विथ BSE 300। इच BSE 300 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज वर्थ 100 यूनिट्स। ये जो BSE 300 लिखा है इसका कोई यूज़ नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 300 नाम है बस उसका, ठीक है ना। और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 100 यूनिट कवर होते हैं और आप एंटिसिपेट करते हो बेयरिश मार्केट और आप शॉर्ट में चले गए हो, 25,000 शेयर्स हैं अपने EL के लिए हुए हैं, EL के शेयर ट्रेडेड है 100 और आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है वो है 15,500 और आपको बताने कि कितने कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड करोगे। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने का फॉर्मूला होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर के क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने का फॉर्मूला होता है number of contract to be traded, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी ट्रेडेड निकालने का फॉर्मूला है पोर्टफोलियो वैल्यू इनटू बीटा डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन लॉट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी ट्रेडेड निकालने का फॉर्मूला है पोर्टफोलियो वैल्यू इनटू बीटा डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन लॉट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने 25,000 शेयर्स लिए हैं और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपने 25,000 शेयर्स लिए हैं, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाएगी 25,000 इंटू 100, ये हो गई आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू। ओके, इनटू बीटा क्वेश्चन में गिवन है 0.8, बीटा है आपका 0.8 इनटू हैजिंग रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में गिवन है कि आपका हैजिंग रिक्वायर्ड है 125%, 125% आपका हैजिंग रिक्वायर्ड है, तो इनटू 125%। ओके, तो 25,000 इंटू 100 इंटू 0.8 इंटू हैजिंग रिक्वायर्ड है 125%, आप 125% की हैजिंग करना चाहते हो, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन लॉट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो वन लॉट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके 100 यूनिट्स हैं और एक यूनिट की वैल्यू 15,500 रुपये है। तो 15,500 इंटू 100, वन लॉट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 15,500 इंटू 100। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 25,000 इंटू 100 इंटू 0.8 इंटू 125% डिवाइडेड बाय 15,500 डिवाइडेड बाय 100, इट इज़ 1.61, जिसको कि हम लोग राउंड ऑफ करके कर देंगे 2। आप जानते होंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अगर 0.5 से कम होता है तो इधर राउंड ऑफ करते हैं, 0.5 के ऊपर होता है तो अपर साइड में राउंड ऑफ करते हैं। तो ये 2 हो जाएगा। और आपको पूछा है नंबर ऑफ BSE फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी टेकन, तो इसको ये 2 रुपये एक यूनिट का आया 100 यूनिट से, तो इंटू 100 भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका ओवरऑल 200। ओके, आपको क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ BSE फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी टेकन, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट लिए जाएंगे? तो 2 इंटू 100, एक यूनिट में 100, एक कॉन्ट्रैक्ट में 100 यूनिट्स है, तो 2 इंटू 100, 200 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है 200। इसको प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। यस,
हाँ, सब लोग ध्यान देंगे प्लीज़। चलो, देखो आपको दिया हुआ था कि आपका बीटा 0.8 है, 300 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है 100 यूनिट्स के, ठीक, और आपने 25,000 शेयर्स लिए हुए हैं ईएल के, एक शेयर 100 रुपये का है, तो 25,000 इंटू 100 आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू हो गई, इंटू बीटा 0.8 है, इंटू 125% आपको हैजिंग चाहिए, 125% आपको हैजिंग चाहिए, तो 125% आपको हैजिंग चाहिए इंटू 125%, ओके, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन लॉट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 15,500 और 100 यूनिट है, तो 15,500 इंटू 100 ये आ गया 1.61, राउंड ऑफ कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे 100 यूनिट्स है तो 200 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ईएससी कॉन्ट्रैक्ट 200 कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था buying and selling a call and a put option with same strike price and same expiry date is called। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आप दोनों परचेज कर रहे हो सेम एक्सरसाइज प्राइस पे, इसे स्ट्रेडल कहते हैं। इसका राइट आंसर है स्ट्रेडल। एक होता है स्ट्रेडल, एक होता है स्ट्रेंगल। जब सेम एक्सरसाइज प्राइस होती है, कॉल और पुट आप सेम एक्सरसाइज प्राइस पे बाय करते हो उसे स्ट्रेडल कहते हैं, और जब डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस पे आप बाय करते हो उसे स्ट्रेंगल कहते हैं, ठीक है। और भी स्ट्रेटजीज होती हैं, तो इसका आंसर है स्ट्रेडल। नेक्स्ट है व्हेन द ट्रेड ओपन the stock price of Rolex is 250, it rises to 260, call option is 25, it moved to 29। आपको निकालना है डेल्टा। डेल्टा निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, सबको पता होगा, डेल्टा निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन ऑप्शन वैल्यू अपॉन चेंज इन शेयर प्राइस। ये डेल्टा का फॉर्मूला होता है, चेंज इन ऑप्शन वैल्यू अपॉन चेंज इन शेयर प्राइस। तो चेंज इन ऑप्शन वैल्यू है आपका 29 माइनस 25 अपॉन चेंज इन शेयर प्राइस है 260 माइनस 250, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 10। योर आंसर इज 0.4। करेक्ट आंसर है इसका 0.4, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 0.4। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन डिनोट्स। एसएमएल का स्लोप क्या डिनोट करता है? तो एसएमएल आपने सुना होगा, एसएमएल सीएपीएम से निकलता है, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ। तो स्लोप ऑफ एसएमएल डिनोट करता है रिस्क प्रीमियम रिक्वायर्ड, आरएम माइनस आरएफ, रिस्क प्रीमियम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ यूपीआई टू द मर्चेंट। मर्चेंट को यूपीआई का क्या बेनिफिट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, इन ऐप पेमेंट। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, इन ऐप पेमेंट। मर्चेंट को हाँ, मर्चेंट को यूपीआई का क्या बेनिफिट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन ऐप पेमेंट। इन ऐप पेमेंट इसका सही जवाब होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ है, बुक में आप थ्योरी पार्ट में देखोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि मर्चेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है, तो इन ऐप पेमेंट है। बाकी और भी हैं, कस्टमर को क्या बेनिफिट है वो सब भी दिया हुआ है, लेकिन हमें मर्चेंट पूछा है तो इन ऐप पेमेंट्स इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है इन पोर्टर स्ट्रक्चर एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एंट्री बैरियर। पोर्टर के हिसाब से इनमें से कौन सा एंट्री बैरियर नहीं माना जाता? तो ये भी बुक में थ्योरी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, लो वैल्यू एडिशन। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, लो वैल्यू एडिशन, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्विचिंग कॉस्ट, कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये सब एंट्री बैरियर माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी, लो वैल्यू एडिशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, यस, नेक्स्ट है डिजिटल फिनेंस। ये क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजिटल एसेट। इनमें से कौन सा डिजिटल एसेट नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, फिनटेक। फिनटेक इसका राइट आंसर है। सर क्यों? क्योंकि ये एक फाइनेंशियल सर्विस है। फिनटेक जो है ये डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज है, डिजिटल एसेट नहीं है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज है, एसेट नहीं है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम का क्वेश्चन था, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम। तो हम सब जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कोट में 1 + RD/1 + RF इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट।
हम सब जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कोट। अगर देखें ये डायरेक्ट कोट इसको हम मान रहे हैं, डायरेक्ट कोट मतलब हम अपने आप को अमेरिका यूएसए मान रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कोट है इसको हम डायरेक्ट कोट मान रहे हैं तो हम अपने आप को अमेरिका यानी कि यूएसए मान रहे हैं। तो डायरेक्ट कोट का इंटरेस्ट रेट पैरिटी का फॉर्मूला होता है 1 + RD अपॉन 1 + RF इक्वल टू F/S। इसमें हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, सब कुछ गिवन है, वैल्यू डाल दो बस। 1 + RD, RD मतलब डोमेस्टिक कंट्री का इंटरेस्ट रेट, डोमेस्टिक कंट्री का इंटरेस्ट रेट मतलब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट, अमेरिका का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 1.85%, तो 1.85% अपॉन 1 + RF, RF है 1.35% इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट 1.35 इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट, फॉरवर्ड हमें निकालना है और स्पॉट रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.6। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक गलती जो कई बच्चे यहाँ पे किए होंगे कि यहाँ पे उन्होंने 90 डेज ले लिया होगा, तो यहाँ पे 90 डेज नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट पे पर एनम वर्ड यूज़ नहीं किया है। तो एक गलती यहाँ कई बच्चों ने की होगी कि उन्होंने इंटरेस्ट में 90 डेज लिया होगा, तो 90 डेज आपको नहीं लेना है क्योंकि इंटरेस्ट में पर एनम नहीं लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे पर एनम लिखा होता तो हम 90/365 करते, पर एनम नहीं लिखा है तो इसको हम 90 डेज का ही इंटरेस्ट रेट मान रहे हैं और ऐसे ही करना है। तो इसको करते हैं अपन लोग सॉल्व, आंसर हमारा आ जाना चाहिए 1.085 × 1.6, ये आएगा 1.6296 इक्वल टू 1.35 डिवाइडेड बाई 100 + 1, 1.0135 F, 1.6296 डिवाइडेड बाई 1.0135 इक्वल टू 1.607893 इक्वल टू F। ये इसका सही जवाब है 1.607893, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी 1.607893। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है एसेट का यानी कि कंपनी का, और मार्केट का भी दिया हुआ है, कोरिलेशन भी दिया हुआ है, और आपको बीटा निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हम सब जानते हैं कि बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है R × स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। हम सब जानते हैं कि बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है R × स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो क्वेश्चन में देखना R दिया हुआ है, R दिया है क्वेश्चन में 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एसेट का क्वेश्चन में गिवन है 6 और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट क्वेश्चन में गिवन है 4। तो 0.8 × 6/4 करोगे, यू विल गेट द आंसर 1.2। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.2। ओके, ये तो इजी क्वेश्चन था, सबसे बन गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट आते हैं हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रियल डिस्काउंट रेट और नॉमिनल डिस्काउंट रेट से आया था, इन्फ्लेशन जिसमें हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग का रियल डिस्काउंट रेट, नॉमिनल डिस्काउंट रेट जिसमें हम इन्फ्लेशन देखते हैं उससे आया था। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको रियल डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, इन्फ्लेशन भी दिया हुआ है और आपको नॉमिनल डिस्काउंट रेट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता था, आपको याद होगा, नॉमिनल डिस्काउंट रेट इक्वल टू 1 + रियल डिस्काउंट रेट इंटू 1 + इन्फ्लेशन रेट आई, इन्फ्लेशन रेट -1। ये आपके नॉमिनल डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो 1 + रियल डिस्काउंट रेट गिवन है क्वेश्चन में 10% यानी कि 0.1, 1 + इन्फ्लेशन रेट क्वेश्चन में गिवन है 7% यानी कि 0.07 -1। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। सब लोग इसे सॉल्व करो, इसको आंसर आ जाएगा 1.1 × 1.07 -1 इक्वल टू, ये आएगा 0.177। इसको परसेंट में लेने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, इसको परसेंट में लेने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, आपका आंसर आएगा 17.7%। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी 17.7%। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आपके एफएम के पेपर में जितने भी एमसीक्यूज आए थे पूरे मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। तो एमसीक्यूज पूरे आपको समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इन शॉर्ट ब्रीफ में आगे के क्वेश्चंस भी आपको रिव्यू कर देता हूँ, वो जनरल शॉर्ट में कर रहा हूँ। मेन हमारा इंटेंशन एमसीक्यूज ही था जो मैंने आपको पूरे बता दिए। आगे देखेंगे सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आया था।
नेक्स्ट है सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ये कैपिटल बजटिंग का रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था। फिर सेकेंड वाला जो है ये लीजिंग का क्वेश्चन था और ये सेम क्वेश्चन स्टडी मैट में भी गिवन है। तो 2 का बी जो है लीजिंग का था, आपका बोरोइंग करेंगे कि लीज में लेंगे, है ना, और ये सेम क्वेश्चन स्टडी मैट में भी गिवन है, इस टाइप का क्वेश्चन स्टडी मैट में भी है। नेक्स्ट आपका 3 का ए जो है ये आपका, ये भी कैपिटल बजटिंग का ही है, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम स्टडी मैट में गिवन है। मिनी मैक्स रिग्रेट रूल दिया हुआ है, मिनी मैक्स रिग्रेट रूल से आपको निकालना है, थर्ड पॉइंट है, ये भी स्टडी मैट में सेम क्वेश्चन गिवन है। बी वाला जो है ये आपका वैल्यू पर शेयर निकालना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी से निकालना है, ये भी क्वेश्चन स्टडी मैट में गिवन है, इस टाइप का स्टडी मैट में दिया हुआ है। वही फॉर्मूला लगेगा D1/K - D वाला फॉर्मूले से आ जाना चाहिए। फोर्थ का ए जो है ये आपके बॉन्ड्स का क्वेश्चन था, तो इसमें आपको 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, उन फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आपसे बन जाता, बॉन्ड वैल्यूएशन का ये क्वेश्चन था। बी वाला जो है ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, ये एज इट इज स्टडी मैट में नहीं है, पर इस टाइप के क्वेश्चन पास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, म्यूचुअल फंड का ये क्वेश्चन था। फिफ्थ का ए, ये भी म्यूचुअल फंड का था, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें अल्फा दिया हुआ है, ट्रेनर रेशो दिया हुआ है, एक्चुअल रिटर्न है, रिस्क प्रीमियम है और बीटा, वो सब निकालना है, तो फॉर्मूले में डालोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाना चाहिए इसका। बी वाला जो है ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सेम टू सेम एज इट इज स्टडी मैट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वहीं से ये कॉपी किया गया है, तो बी वाला सेम क्वेश्चन स्टडी मैट में ही दिया हुआ है। आप देखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर, तो स्टडी मैट से ये क्वेश्चन उठाया गया है। सिक्स्थ का ए जो है ये डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकालने हैं। अभी मैंने एमसीक्यूज में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकालने का फॉर्मूला लिखवाया था, तो वो फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है। फिर बी वाला जो है ये आपका बायनोमियल मॉडल का क्वेश्चन है, बायनोमियल मॉडल आपको डेल्टा मेथड से सॉल्व करना है, तो अलग अलग वैल्यूएशन मॉडल्स होते हैं, रिस्क न्यूट्रल मॉडल, बायनोमियल मॉडल, सिंगल पीरियड, मल्टी पीरियड, ब्लैक एंड स्कूल्स मॉडल, तो ये बायनोमियल मॉडल का क्वेश्चन था जो इजीली आपसे बन जाना चाहिए। नेक्स्ट है सेवेंथ का ए जो है ये आपका फॉरेक्स का क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो चैप्टर है फॉरेक्स, उसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें यही कह रहा है कि आपके पास फंड है, आप फंड को कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे, यूके में करोगे कि यूरोप में करोगे, तो ये भी नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन था। फिर बी वाला जो क्वेश्चन है ये आपका डेरिवेटिव्स का ही है, इसमें सॉरी फॉरेक्स का है, इसमें आपको बताना था आप हेजिंग के लिए कौन सा तरीका यूज़ करोगे, तो हेजिंग में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करोगे, करेंसी फ्यूचर यूज़ करोगे कि नो हेजिंग करोगे, तो ये भी क्वेश्चन सिंपल थिक क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें स्टेबल कॉइन, इट मीन्स आपका डिजिटल फाइनेंस का क्वेश्चन था, स्टेबल कॉइन एक्सप्लेन करना था, फिर वर्ल्ड बैंक के इनिशिएटिव्स क्या हैं, और सिक्योरिटाइजेशन एक थ्योरी चैप्टर होता है, वहाँ का आपको बताना था उसके पार्टिसिपेंट्स क्या क्या होते हैं, तो वो नहीं था, ओरिजिनेटर है ना, वो सब आपको इसमें लिखना था। ठीक, तो ओवरऑल ये आपके एफएम का इस बार का क्वेश्चन पेपर था। उम्मीद करता हूँ कि जितने मैंने एमसीक्यूज समझाए वो आपको समझ में आए होंगे, और आप इससे अपने कितने सही बनाए उसको आप एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू वेरी मच।